नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। इसमें हमने देखना है कि एक सेल केमिकली किन मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट है। तो सबसे पहले ये एक सेल है। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये जनरल सेल का एक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उससे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, इससे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल में जो टोटल फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियोप्लाज्म भी, दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अगर हमने सेल की कॉम्पोजिशन पता करनी है तो हमने इस प्रोटोप्लाज्म की ही कॉम्पोजिशन पता करनी है बेसिकली, क्योंकि सेल में क्या है? प्रोटोप्लाज्म ही है। तो प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट होता है 70 to 90% वाटर पे। प्रोटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो उसमें 70 to 90% क्या है? वाटर। अब अगर हम इस प्रोटोप्लाज्म से उस वाटर को एवापरेट कर दें, ठीक है, एवापरेट कर दें, सारा वाटर यहाँ से निकल गया। अब जो हमारे पास मास रह जाएगा उससे हम क्या कहेंगे? ड्राई वेट। 70 to 90% वाटर था, हमने उस वाटर को एवापरेट कर दिया, तो जो 10 to 30% चीज़ें हमारे पास रह जाएंगी उससे हम कहेंगे ड्राई वेट। अब ये ड्राई वेट किस पे कंसिस्ट है? ठीक है, ड्राई वेट किससे बना हुआ है? वाटर तो निकल गया, अब सेल में क्या चीज़ें रहती हैं? तो ड्राई वेट कंसिस्ट होता है बायोमॉलिक्यूल पे। ठीक है, ड्राई वेट किससे बना हुआ है? बायोमॉलिक्यूल से। मतलब ये बना होगा कार्बोहाइड्रेट का, ये बना होगा प्रोटीन का, ये बना होगा लिपिड्स का, और इसमें होंगे कुछ न्यूक्लिक एसिड्स। तो ड्राई वेट किससे बना है? बायोमॉलिक्यूल से। मतलब कुछ परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट की होगी, कुछ परसेंटेज प्रोटीन की होगी, कुछ परसेंटेज लिपिड की, और कुछ न्यूक्लिक एसिड की होगी। ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं? ड्राई वेट। अब बायोमॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? कार्बन होगा सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके बाद हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस। ये एलिमेंट्स हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अच्छा, अब ये तमाम एलिमेंट सब में प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। प्रोटीन में डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, लिपिड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, और इस ड्राई वेट में 50% क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है, ड्राई वेट में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किसकी है? प्रोटीन की। अच्छा, अभी तक केमिकल कॉम्पोजिशन देख ली प्रोटोप्लाज्म की। अब हमने डिस्कस करना है बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक है। अभी तक हमने थोड़ा सा जनरल आइडिया लिया था बायोमॉलिक्यूल का। अब हम बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल को हम डिवाइड कर रहे हैं दो कैटेगरी में, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, अगर हम इस वर्ड पर ही गौर करें तो हमें बात समझ में आएगी। मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे? लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे। मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, एक मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल या फिर पॉलीमर। अब अगर हम इस पर गौर करें तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है ये कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बना है। ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स से मिलके बना है। उन स्मॉल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स भी कहते हैं। तो मोनोमर्स से मिलके क्या बनता है? एक पॉलीमर। मोनोमर्स क्या है? स्मॉल यूनिट्स। अब जब वो स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होंगे तो वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेंगे। उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? पॉलीमर। एग्जाम्पल्स इसको हम समझते हैं। ट्रेन की इसमें एग्जाम्पल है। ठीक है, जिस तरह ट्रेन में क्या होता है, इसके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये सारे कंपार्टमेंट्स हैं। फिर जब ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आपस में एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाती है? पूरी ट्रेन। तो जो कंपार्टमेंट्स हैं वो स्मॉल यूनिट्स हैं। ठीक है, वो क्या है? स्मॉल यूनिट्स। उन कंपार्टमेंट को हम क्या कह सकते हैं? किससे कंपेयर कर सकते हैं? मोनोमर्स से। स्मॉल यूनिट्स हैं वो। फिर जब ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, ये डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रही है? पूरी ट्रेन, एक लार्ज स्ट्रक्चर। तो ट्रेन को हम क्या कह सकते हैं? पॉलीमर। ठीक है, इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? पॉलीमर से। इसी तरह से जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स।
और जब यही मोनोमर्स कंबाइन हो जाएंगे, बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो वो एक लार्ज स्ट्रक्चर बना लेंगे, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल या फिर पॉलीमर। अच्छा, अभी जो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की बायोमॉलिक्यूल्स की, वो सारे पॉलीमर्स थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे क्या हैं, पॉलीमर्स। इट मीन्स कि ये जो पॉलीमर्स हैं ये मोनोमर से मिलके बने होंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इनके मोनोमर्स। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस स्मॉल यूनिट से मिलके बना है, तो इसके मोनोमर को हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सारे मोनोमर्स। अच्छा, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर। प्रोटीन का मोनोमर क्या है, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स से मिलके एक पूरा प्रोटीन का लार्ज स्ट्रक्चर बनता है। अब लिपिड्स, लिपिड्स का मोनोमर है फैटी एसिड। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। ये बात बुक में भी मेंशन की हुई है, टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वहाँ से इसको एक बार ज़रूर पढ़ना। अभी तक हमने पॉलीमर और मोनोमर पर बात कर ली। हमने देखा कि पॉलीमर जो है वो मोनोमर से मिलकर बनते हैं। अब हमने डिस्कस करना है सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर, कि पॉलीमर कैसे बन रहे हैं, उसके पीछे कौन सा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारे लेफ्ट साइड पे कुछ मोनोमर्स बने हुए हैं। ठीक है, 4 मोनोमर्स हैं, ये एक मोनोमर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब जब ये कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर। कैसे कंबाइन हो रहे हैं इसको समझ लो। देखो, ये मोनोमर्स हैं। मोनोमर के एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरे साइड पे OH ग्रुप है। ठीक है, तो होगा क्या कि एक मोनोमर से OH रिमूव होगा, दूसरे मोनोमर से H रिमूव होगा। ठीक है, रिमूव हो गया, तो अब क्या हो गया, इनकी जो वैलेंसी है वो एम्प्टी हो गई। ठीक है, यहाँ पे स्पेस एम्प्टी हो गई, तो ये दोनों मोनोमर्स क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। इस तरह से 2 मोनोमर्स कंबाइन हो जाएंगे। सेकंड मोनोमर से OH रिमूव होगा, इस मोनोमर से H रिमूव होगा, अगेन वैलेंसी खाली हो जाएगी, दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। फिर इसके साथ एक और मोनोमर कंबाइन हो जाएगा, फिर इस मोनोमर से भी OH रिमूव होगा, दूसरे से H रिमूव होगा, स्पेस एम्प्टी हो गई। अब ये मोनोमर भी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और इस तरह से एक पूरा लार्ज स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, हुआ क्या, एक मोनोमर से H रिमूव हुआ, फिर दूसरे से OH रिमूव हुआ, दोनों आपस में कंबाइन हो गए और एक पॉलीमर बन गया। इस तरह से हाइड्रोजन और OH ग्रुप रिमूव होता जाएगा और मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते जाएंगे और एक पॉलीमर बना लेंगे। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स कंबाइन होंगे और पॉलीमर बनेगा। अब देखो, यहाँ से जो H और OH रिमूव हुआ है ये कहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वाटर फॉर्म कर लेगा। कंडेंसेशन में 2 बातें हो रही हैं, एक पॉलीमर बन रहा है, दूसरा वाटर रिमूव हो रहा है। इसीलिए कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। अच्छा, अब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों कह रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ से एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको नोट कर लो कि क्यों हम कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, सिंथेसिस मतलब कोई चीज़ बनेगी, यहाँ पे सिंथेसाइज होगी। तो देखो, यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है पॉलीमर की। सिंथेसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है, एक पॉलीमर बन रहा है। डिहाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर। हमने सिंथेसिस देख ली कि पॉलीमर बनता कैसे है। अब ब्रेक डाउन, कि अगर हम एक पॉलीमर को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, हमारे पास एक पॉलीमर है, इसके एक साइड पे H है, एक साइड पे OH है। यहाँ पर हम वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, वाटर क्या करेगा, इनका बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इनकी जो वैलेंसी है वो एम्प्टी हो गई, यहाँ पे स्पेस एम्प्टी हो गई। तो फिर जो वाटर का OH है और H है, ये दोनों जाके यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर OH है एक साइड पर, तो यहाँ पर वाटर का H कंबाइन हो जाएगा और ये एक मोनोमर बन जाएगा। यहाँ पर H लगा हुआ है पहले से, तो यहाँ पर इसका OH कंबाइन हो जाएगा वाटर का, तो ये एक दूसरा मोनोमर बन जाएगा। यहाँ पर अभी 2 मोनोमर्स हैं, इसको अगर हम दोबारा वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो ये भी अपने मोनोमर्स में ब्रेक हो जाएगा। तो पॉलीमर ब्रेक कैसे होता है, जब हम इसे वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर क्या करता है, इनका बॉन्ड, पॉलीमर का बॉन्ड ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक होता है बॉन्ड तो इनकी वैलेंसी एम्प्टी हो जाती है और फिर उस वैलेंसी को ऑक्यूपाई कर लेता है वाटर का हाइड्रोजन और OH ग्रुप। इस तरह से पॉलीमर ब्रेक हो जाता है अपने मोनोमर्स में। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों कह रहे हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, इस रिएक्शन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। लाइसिस, लाइसिस मीन होता है ब्रेक डाउन।
यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है पॉलीमर का, ठीक है, एक लार्ज स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस, मतलब ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, बुक ओपन करनी है और जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनको रीड करना है बुक से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे वाटर।